हिडन एम्परर एपिसोड 101 खतरनाक काफिला। आरव अपना काफिला लेकर हिमाचल की तरफ चल पड़ा था। बहुत से लोगों ने ये जानने के लिए अपने आदमियों को भेजा था। वे सभी आदमी उस काफिले को देखकर हैरान रह गए थे। सबसे आगे कस्टम मेड रोल्स रॉयस फैंटम काफी तेजी से दौड़ रही थी, जिसको आरव खुद ड्राइव कर रहा था। उस कार की लग्जरी को देखकर साफ साफ बताया जा सकता है कि उस कार की कीमत 20 करोड़ से ज्यादा की थी। आरव की गाड़ी के पीछे 20 काले रंग की प्राडो चल रही थी, जिसमें शक्ति के आदमी थे। उनके पीछे 10-10 मर्सिडीज और BMW की एसयूवी थी, जिनमें शंकर गुप्ता और ऋषभ जैन के आदमी थे। उनके साथ में 10 रेंज रोवर चल रही थी, जिसमें रुद्र के आदमी थे। और सबसे पीछे 40 काले रंग की फॉर्च्यूनर चल रही थी, जिसमें सिंह ग्रुप के बॉडीगार्ड थे। हालांकि काफिला यहीं पर ही खत्म नहीं हुआ था। उनके पीछे 20 BMW X5 चल रही थी, जिनमें से 10 में शेर दहाड़ विद्यापीठ के लोग थे और 10 में नीली आंख विद्यापीठ के लोग थे। और यही नहीं बल्कि हवा में 4 हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, जिनमें हिडन एम्पायर के 20 एक्सपर्ट थे। वहां पर आए मौजूद सभी लोग इस खतरनाक काफिले को देखकर हैरान रह गए थे। और जब उन्हें ये पता चला कि सबसे आगे चलने वाली गाड़ी के अंदर ब्लैक कोबरा गैंग का मौत का देवता डेविल ड्राइव कर रहा है, तो उनके पैरों के तले से जमीन खिसक गई थी। जब सभी जासूसों ने जाकर अपने अपने खानदान में बताया तो सब ये जानकर हैरान रह गए थे। बिना सिंह खानदान की ताकत का इस्तेमाल किए डेविल इतनी खतरनाक आर्मी खड़ी कर सकता है। ये तो आरव ने सिर्फ एक नॉर्मल काफिला तैयार किया था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई जब उन जासूसों ने जाकर बताया कि डेविल के उस काफिले के पीछे एक और डेविल का बैकअप काफिला चल रहा है, जिसके अंदर 150 काले रंग की एसयूवी है और उन सभी में एक से बढ़कर एक फाइटर है। इस न्यूज ने दिल्ली के बिजनेस वर्ल्ड को पूरा हिला डाला था। और इस न्यूज को सुनकर जो अभी नए जिला किंग बने थे, वह भी कांप गए थे। इस तरह के काफिले के बारे में सुनकर अब उन्हें पता चला कि आखिर ब्लैक कोबरा गैंग क्या चीज है। लेकिन कोई भी यह अंदाजा नहीं लग पा रहा था कि डेविल का काफिला आखिर हिमाचल की तरफ क्यों बढ़ रहा है। डेविल का काफिला दिल्ली को पार करके सीधा हरियाणा से होते हुए हिमाचल की तरफ काफी तेज रफ्तार में बढ़ रहा था। आरव ने अपनी सिंह खानदान की पहचान का इस्तेमाल करके हिमाचल तक जाने वाले रास्ते को सीएम से कहकर खाली करवा दिया था। जब आरव का काफिला हरियाणा से होते हुए हिमाचल जा रहा था, तो आरव के काफिले को देखकर हरियाणा का बिजनेस वर्ल्ड भी हिल गया था। डेविल के हिमाचल आने की खबर शेरावत खानदान के राजा को लग गई थी। शेरावत खानदान का राजा ब्रह्म प्रकाश शेरावत अपने सभी आदमियों के साथ अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठा था और उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ देखी जा सकती थी। कहीं ना कहीं सागर सहरावत भी उस काफिले के बारे में सुनकर थोड़ा डर गया था। शेरावत खानदान के लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि दिल्ली की एक छोटी सी गैंग के पास इतनी खतरनाक ताकत होगी। लेकिन वह सभी लोग ये बात को लेकर ज्यादा चिंतित थे। आखिर डेविल को कैसे पता चला कि अहलूवालिया खानदान की दोनों बेटियों को किडनैप और उसके बिजनेस को बर्बाद करने वाला शेरावत खानदान है। जब तक सहरावत खानदान इस बारे में सोच रहा था, तब तक काफी देर हो चुकी थी। आरव का काफिला रोड खाली होने की वजह से 7 घंटे के अंदर ही हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एंटर कर चुका था। शिमला में सिंह खानदान का ज्यादा प्रभाव नहीं था, लेकिन फिर भी सिंह खानदान एक ऐसा बुरा शेर है जिसका थोड़ा ही लेकिन खौफ हर जगह मिलेगा। भले ही शिमला शेरावत खानदान का बेस था, लेकिन फिर भी शिमला में सिंह खानदान का होटल बिजनेस था। आरव ने शिमला के अपने मून स्टार होटल को खाली करवा दिया था, सिर्फ अपने आदमियों के रहने के लिए। थोड़ी ही देर में मून स्टार होटल आदमियों से पूरा भर चुका था। मून स्टार होटल के मैनेजर को पहले ही बता दिया गया था कि युवराज आरव सिंह सहरावत खानदान से लड़ने के लिए अपने कुछ आदमियों को लेकर वहां पर ठहरने वाले हैं। लेकिन जब उस मैनेजर ने इतने सारे आदमियों को देखा तो उसकी आंखें हैरानी में फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि इस समय आरव के साथ 700 से ज्यादा आदमी थे। वह मैनेजर हैरान रह गया था, एक खानदान को मिटाने के लिए 700 आदमियों की फौज। ये सोचकर ही उस मैनेजर के दिमाग में मिनी बम फूटने लग गए थे। टोटल मिलाकर आरव के साथ इस समय 730 आदमी थे। ये तो आरव के साथ आए हुए आदमी थे, और जो बैकअप के लिए आरव ने 150 गाड़ी मंगाई थी, उनमें 1000 से भी ज्यादा आदमी थे। अगर टोटल बैकअप के आदमियों की एग्जैक्ट वैल्यू बताई जाए तो 1050 आदमी आरव के बैकअप के लिए थे। उस मैनेजर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आरव एक खानदान को खत्म करने जा रहा था, या एक पूरे शहर को। आरव इस समय मून स्टार होटल के सुपर लग्जरी रूम में आंखों में गुस्सा लिए आराम से बैठा था।
इस समय उस कमरे में शक्ति, रुद्र, ऋषभ जैन, शंकर गुप्ता और अखिल ये सब मौजूद थे। वे सभी आरव को इतना शांत बैठा देखकर समझ गए थे कि यह तूफान से पहले आने वाली शांति है। अगले ही पल आरव के फोन पर मैसेज के नोटिफिकेशन की आवाज आती है। आरव जैसे ही मैसेज को पढ़ता है तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई थी। आरव को पता था कि शेरावत खानदान अपने आप को जितना सिंपल दिख रहा था वह इतना सिंपल नहीं था। भले ही शेरावत खानदान किसी से कुछ भी छुपा ले, लेकिन अगर हिडन एम्पायर जब डिटेल निकालने पर आता है तो उससे कोई भी कुछ नहीं छुपा सकता। आरव की ताकत के साथ हिडन एम्पायर अपनी जड़ें और ज्यादा मजबूत बना रहा था। किसी को नहीं पता था कि एक ऐसा एम्पायर भी है जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है। भले ही आरव शेरावत खानदान को बर्बाद करना चाहता था, लेकिन वह अपनी असली ताकत नहीं दिखाना चाहता था। अगर आरव सिंह खानदान की ताकत को दिखाने पर आ जाता तो शायद पूरी दुनिया में हंगामा हो जाता। सिंह खानदान बुरा शांत शेर था जिसे उंगली करना बहुत भारी पड़ सकता है। भले ही आज आरव हिडन एम्पायर का राजा है, लेकिन वह ये भी नहीं होता तो भी सिर्फ अपने सिंह खानदान की ताकत के जरिए ही पूरी दुनिया में तहलका मचाने के लिए काफी था। आरव अपने चेहरे पर बिना किसी भाव के साथ सभी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम सभी को एक लिस्ट भेज रहा हूं, उन सभी बिजनेस को कल की कल टेक ओवर कर लो। सभी बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए अखिल, ऋषभ जैन और शंकर गुप्ता तुम तीनों अपने आदमियों के साथ जाओगे, और रुद्र और शक्ति मैं तुम दोनों को अभी एक लिस्ट भेज रहा हूं। शिमला के अंडरवर्ल्ड में से उन सभी इंसानों को ढूंढ ढूंढ कर जान से मार डालो और पूरे शिमला के अंडरवर्ल्ड पर कंट्रोल करो। मैं तुम दोनों के साथ 20 एक्सपर्ट की एक टीम भी भेज दूंगा, लेकिन मुझे ये काम कल की कल चाहिए। आरव की बात सुनने के बाद सभी लोग अपनी गर्दन झुकते हुए कहते हैं, जी बॉस। हालांकि उनमें से किसी को भी कुछ नहीं पता था कि आरव उनको ये काम करने के लिए क्यों कह रहा है। उनके हिसाब से तो शेरावत खानदान कोई भी बिजनेस नहीं करता और शिमला के अंडरवर्ल्ड में कोई भी शेरावत खानदान के संपर्क में नहीं है। इतना कहने के बाद आरव सभी को जाने का इशारा कर देता है, लेकिन उनमें से कोई भी इस समय आरव को ना नहीं कर सकता था। इसलिए आरव का इशारा मिलने के तुरंत बाद सभी वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आरव खिड़की खोलता है और शिमला का नजारा देखता है। थोड़ी देर तक नजारा देखने के बाद आरव कहता है, पद्मनाग आ गए। आरव के इतना कहने के तुरंत बाद एक परछाई अंदर आते हुए दिखाई देती है। वह परछाई आरव के पीछे जाकर रुक जाती है और अपना एक घुटना जमीन पर टेक देती है और अपनी गर्दन नीचे करके बैठ जाती है, और तुरंत अपनी गहरी आवाज में वह परछाई कहती है, नाग राजा की जय हो। आरव जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने 30 साल का एक इंसान दिखाई देता है, जिसकी बॉडी किसी बॉडी बिल्डर से कम नहीं लग रही थी। यह इंसान और कोई नहीं बल्कि वासुकी नागवंश के 6 मुख्य नागों में से एक नाग था। पद्म नाग का नाम भी पद्म ही था। आरव पद्म की तरफ देखते हुए कहता है, पद्म कल तुम्हें मेरे साथ चलना है। मेरे खिलाफ कोई भी जाने की कोशिश करे तुम उसे सीधा जान से मार सकते हो। आरव की बात सुन पद्म अपनी गर्दन झुकाए हुए ही बोलता है, जी नाग राजा। उसकी बात सुन आरव अपनी 2 उंगलियों से जाने का इशारा करता है और अगले ही पल पद्म किसी काली परछाई की तरह वहां से गायब हो जाता है। आरव को पद्म पर पूरा विश्वास था कि वह अकेला ही शेरावत खानदान को तबाह करने के लिए काफी है, क्योंकि पद्म नाग ब्रह्म मंडल का नाग था, जिसके सामने इंसानी अग्नि मंडल के योद्धा भी कुछ नहीं है। आरव को अपनी ताकत पर पूरा विश्वास था कि वह शेरावत खानदान को बर्बाद कर सकता है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा चिंता ऐश्वर्या की हो रही थी। वही शेरावत खानदान के मीटिंग हॉल में ब्रह्म प्रकाश शेरावत अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठे थे और उनके दोनों तरफ शेरावत खानदान के लोग खड़े थे और उनके सामने 2 सुंदर लड़कियां रस्सियों में बंधी जमीन पर घुटनों के बल पड़ी थी। उन दोनों लड़कियों की रो रो कर बुरी हालत हो चुकी थी। उन दोनों लड़कियों के साथ 10 और इंसान भी वहीं पर रस्सियों में बंधे हुए पड़े थे। उनके साथ तो और भी बुरा हाल किया गया था। पहले तो उन्हें बुरी तरह से मारा गया, फिर उन्हें बर्फ की सिलियों पर लेटाया गया और उन सभी को बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। वे सभी अहलूवालिया खानदान के लोग थे। सागर शेरावत जोर जोर से हंसते हुए आगे आता है और ऐश्वर्या और शिखा की तरफ देखते हुए कहता है, पहले तो मैं तुम दोनों के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी जिद देखकर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा और फिर यह सभी लोग एक एक करके तुम्हारे मजे लेंगे। इसके बाद हम तुम दोनों को बैंकॉक भेज देंगे, जहां पर जाकर तुम लोगों की पूरी करना। हाँ हाँ हाँ। इतना कहने के बाद सागर शेरावत जोर जोर से हंसने लग गया था।
सागर हंसते वक्त किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। ब्रह्म प्रकाश शेरावत दोनों लड़कियों की तरफ देखते हुए अपनी भारी आवाज में कहते हैं, मैंने तो सोचा था तुम दोनों लड़की काफी पढ़ी लिखी हो तो तुम्हारे अंदर दिमाग होगा, लेकिन तुम दोनों तो किसी गवार से कम नहीं हो। हम तो दोनों परिवारों के बीच में रिश्तेदारी बनाना चाहते थे, लेकिन लड़की तुमने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। शायद तुमने सोचा होगा कि शेरावत खानदान कोई छोटा मोटा खानदान होगा, लेकिन तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि हम ऐसा कुछ भी कर देंगे। इतना कहने के बाद ब्रह्म प्रकाश शेरावत अपने हाथ में पकड़ी छड़ी को 2 बार जमीन पर मारते हैं, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर शिखा और ऐश्वर्या दोनों के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। एपिसोड 102 डेविल की एंट्री। शिखा और ऐश्वर्या अपने सामने के दृश्य को देखकर हैरान रह गई थी। उनकी आंखें हैरानी में फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि इस समय उनकी आंखों के सामने उनके पिता रूपेश अहलूवालिया थे, जो अहलूवालिया खानदान के युवराज थे। उनके पिता रूपेश अहलूवालिया को बहुत बुरी तरह से पीटा हुआ था। उनके पूरे शरीर से खून निकल रहा था। वे इतने ज्यादा घायल हो चुके थे कि उनका पूरा शरीर कांप रहा था। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर शिखा और ऐश्वर्या की आंखों से आंसू बहने लग गए थे। शिखा और ऐश्वर्या को रोता देखकर समीर शेरावत की आंखों में गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में उन दोनों की तरफ आगे आता है और उनके दोनों के गालों पर एक एक जोर से थप्पड़ लगा देता है, जिस वजह से उन दोनों के चेहरे पर समीर के उंगलियों के निशान छप गए थे। समीर के थप्पड़ में इतनी ताकत थी कि एक ही थप्पड़ में दोनों बेहोश हो गई थी। दोनों के शरीर को देखने के बाद समीर की नीयत डोलने लग गई थी। समीर अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान के साथ उनके और करीब जाता है। समीर की इस तरह की हरकत को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे, लेकिन उनमें से कोई भी समीर को कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि समीर शेरावत खानदान के राजा ब्रह्म प्रकाश शेरावत का सबसे खास पोता था। अपने पूरे परिवार में ब्रह्म प्रकाश शेरावत सबसे ज्यादा प्यार सागर सहरावत को करते थे। अगर सागर शेरावत किसी इंसान को जान से भी मार देता था, तो भी ब्रह्म प्रकाश शेरावत सागर का ही साथ देते थे। इसी बात का फायदा उठाते हुए सागर सहरावत ने अब तक बहुत सी लड़कियों की इज्जत लूटी और बहुत से लोगों को भी जान से मार डाला था, लेकिन सागर शेरावत खानदान का सबसे लाडला होने की वजह से बहुत बार बच चुका था। सागर ने मन बना लिया था कि वह सभी के सामने ऐश्वर्या और शिखा के साथ गलत करने वाला है। सागर सहरावत इस समय किसी भेड़िए से कम नहीं लग रहा था। सागर का हाथ जैसे ही ऐश्वर्या के और करीब आता है, अचानक से गेट टूटने की एक जोरदार आवाज सुनाई देती है और शेरावत खानदान के मीटिंग हॉल के अंदर 200 लोग अंदर आ जाते हैं। उन सभी ने काले रंग का सूट पहन रखा था। सभी के हाथों में एडवांस वेपन थे और सभी के कानों में ब्लूटूथ लगा हुआ था। वे सभी देखने में प्रोफेशनल फाइटर लग रहे थे। उन सभी के शरीर से एक अलग ही प्रकार का ऑरा निकल रहा था। उन 200 आदमियों ने शेरावत खानदान के सभी लोगों को घेर लिया था। फिर उन सभी आदमियों के बीच में से एक इंसान बाहर आ रहा था, जिसे देखकर सब हैरान हो चुके थे। उस आदमी ने काले रंग के बूट पहन रखे थे और पेट भी ब्लैक पहन रखी थी। उस इंसान ने ब्लैक कलर की शर्ट, ब्लैक कलर की बास्केट और ब्लैक कलर का लेथेरो वकोट पहन रखा था। उस इंसान ने पूरे फेस को कवर करने वाले काले रंग का मास्क भी पहन रखा था, जिस वजह से कोई भी इंसान उस आदमी का चेहरा नहीं देख पा रहा था। उस इंसान ने काले रंग की गोल हैट और काले रंग के ग्लव्स भी पहन रखे थे। अगर साफ साफ कहा जाए तो उस इंसान के शरीर का कोई भी अंग दिखाई नहीं दे रहा था। उस इंसान के एक हाथ में काले रंग की बरेटा 92 पिस्तौल थी। उस इंसान को आगे आते देखकर ऐसा लग रहा था जैसे खुद मौत का देवता अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। वह इंसान धीरे धीरे कदमों से समीर के पास जा रहा था। वहां पर 200 बॉडीगार्ड्स और उस आदमी को देखकर पूरे शेरावत खानदान में से कोई भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वहां पर मौजूद सभी लोग कहीं ना कहीं थोड़े डर चुके थे। वहां पर मौजूद किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि अचानक से कोई इंसान उनके मेंशन के अंदर घुस जाएगा। उस इंसान के मास्क में वॉइस चेंजर लगा हुआ था, जिस वजह से वह अपनी भारी भरकम और डरावनी आवाज में अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहता है, इस मीटिंग हॉल में जितने भी लोग हैं सभी को घसीटते हुए मैं हॉल में लेकर पहुंचो। उस आदमी ने जब वह ऑर्डर दिया था तो वह समीर के काफी करीब पहुंच गया था। समीर उस आदमी की इतनी भयानक आवाज को सुनकर डर गया था। वह इंसान समीर का गिरेबान पकड़ता है और जमीन पर घसीटते हुए मीटिंग हॉल से बाहर ले जाने लगता है।
अपने सबसे प्यारे पोते के साथ इस तरह का सलूक होते देखकर अब शेरावत खानदान के राजा ब्रह्म प्रकाश शेरावत अपनी कठोर आवाज में उस इंसान से पूछते हैं, आखिर तुम हो कौन और तुम्हें ये भी पता है कि तुम इस समय कहां पर खड़े हो? ये शेरावत खानदान का मेंशन है, मैं चाहूं तो तुम्हें अभी यहीं पर जान से मरवा सकता हूं। मैं तुमसे इज्जत से बात कर रहा हूं, तो तुम मुझे साफ साफ बताओ तुम्हें यहां पर किसने भेजा है? ब्रह्म प्रकाश शेरावत इतने सारे आदमियों को देखकर डर गए थे, लेकिन वह शेरावत खानदान के राजा थे, इसीलिए वह अपना डर दिखा नहीं सकते थे। ब्रह्म प्रकाश शेरावत की बात सुनने के बाद वह इंसान रुकता है और मुड़ते हुए ब्रह्म प्रकाश सहरावत को देखता है, लेकिन उनसे कुछ नहीं कहता, बस अपनी बंदूक से गोली चल देता है और सीधी ब्रह्म प्रकाश शेरावत के घुटनों में मार देता है। अचानक से गोली चलने की आवाज सुन सभी लोग दंग रह गए थे, लेकिन तभी उन्हें एक जोर से चीख सुनाई देती है। ये चीख ब्रह्म प्रकाश शेरावत के मुंह से निकली थी। वे इस समय अपने घुटनों के बल जमीन पर पड़े हुए थे। फिर वह इंसान अपनी भयानक आवाज में ब्रह्म प्रकाश शेरावत से कहता है, पहली बात, मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं तो तुम बीच में क्यों भूख रहे थे? और बोला भी तो इस लहजे में कैसे बोला? मुझे रिक्वेस्ट करते मैं तुम्हारी बात के बारे में जरूर सोचता, और मेरी पहचान के बारे में जानने के लिए इतना मत उतावले हो। मेरे बारे में तुम सिर्फ इतना जान लो कि मेरा नाम डेविल है। इस एक शब्द में वहां पर मौजूद सभी लोगों की रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर दी थी। इतना कहने के बाद डेविल समीर को घसीटते हुए बाहर हॉल में लेकर आ जाता है। डेविल के ऑर्डर पर उसके सभी आदमी सभी को बाहर लेकर आने लग जाते हैं, लेकिन उनसे बाहर आने से पहले ही सभी को 6 बार गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। लगातार 6 बार गोली चलने की आवाज सुनकर सभी को डर लगने लग गया था, लेकिन उनमें से कोई भी रुक नहीं सकता था, क्योंकि वह अपने पैरों से नहीं चल रहे थे बल्कि जमीन पर घसीटे जा रहे थे। लेकिन जब बाहर आकर उन सभी ने अपने सामने का दृश्य देखा तो उन सभी के चेहरे का रंग उड़ गया था। एपिसोड 103 गेम पलट गया। जब डेविल के सभी आदमी सभी लोगों को बाहर लेकर आ रहे थे, तो सभी ने लगातार 6 बार गोली चलने की आवाज सुनाई दी थी, जिससे सब काफी ज्यादा डर गए थे। जब सभी लोग बाहर आकर देखते हैं तो उनके चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल जाते हैं, क्योंकि उन सभी के सामने एक इंसान का मृत शरीर पर पड़ा था, और उस मृत इंसान के शरीर के बगल में एक लड़का बुरी तरह से डर से कांप रहा था। डर के मारे उस इंसान के पूरा शरीर पसीना से भीग चुका था। उस लड़के ने उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने मौजूद इस मास्क वाले आदमी ने इतनी बेरहमी से किसी के चेहरे में 6 बार गोली मार दी थी। उस इंसान के चेहरे को देखकर कोई यह नहीं बता सकता था आखिर यह इंसान दिखता कैसा होगा। मुख्य हॉल में शेरावत खानदान के सभी लोग मौजूद थे। वे सभी भी अपने सामने के इस दृश्य को देखकर डर के मारे कांप रहे थे। वहां पर अब तक शांत खड़ा डेविल अपनी गर्दन घुमाकर उस लड़के को देखता है, जो उस मरे हुए इंसान के शरीर के बगल में गिरा हुआ था। उसे डेविल दोबारा से अपने हाथों से गर्दन से पकड़ता है और ऊपर उठा लेता है। इस समय डेविल की पकड़ से साफ साफ महसूस हो रहा था कि डेविल काफी ज्यादा गुस्सा है। फिर डेविल अपनी भयानक आवाज में उस लड़के से कहता है, तेरे दिमाग में कचरा भरा हुआ है, जो बाहर आने के तुरंत बाद तूने अपने एक आदमी को मुझ पर हमला करने के लिए बोला। शायद तुझे अभी भी नहीं पता कि डेविल क्या चीज है और डेविल के पास कितनी ताकत है। बदतमीज इंसानों, तुम्हें मेरी चाल के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा नेटवर्क इतना ज्यादा स्ट्रांग है, जो मेरे आने से तुम्हें पता चल गया कि डेविल अपने आदमियों को लेकर हिमाचल आ रहा है, और मेरे आने की खबर सुनकर तुम्हें ऐसा लगा जैसे डेविल बिल्कुल ज्यादा ही घमंडी है, जो अपने आने की खबर पहले ही सभी को बता रहा है। तुम में से किसी को भी मेरा असली प्लान के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मुझे पता है मेरे आने की खबर सुनकर तुमने अपने सभी अंडरवर्ल्ड और बिजनेस वर्ल्ड के आदमियों को अंडरग्राउंड कर दिया था, लेकिन क्या तुमने ये सोचा जहां तुम अपने सभी आदमियों को छुपा रहे हो वह इतनी सेफ है, जहां मेरे आदमी नहीं पहुंच सकते? तुम्हारे खानदान के हर आदमी के ऊपर 24 घंटे नजर थी। हालांकि मैं तुम पर हमला आज नहीं करता, बल्कि मैंने जो सभी को प्लान बताया था उस हिसाब से मैं तुम सबसे डील करता, लेकिन तुमने ऐश्वर्या को छूकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। सागर शेरावत, मुझे तो इस बात का अचंभा हो रहा है कि ब्रह्म प्रकाश शेरावत ने एक बार मुझे डील करने की कोशिश की थी, लेकिन जब मुझे जानने के बाद उन्होंने भी अपने कदम पीछे ले लिया, तो वह दोबारा से तुम्हारा साथ कैसे दे रहे थे? और जब उन्हें ये पता चल गया कि ऐश्वर्या को डेविल पसंद करता है,
फिर भी उसने तुम्हारा साथ देने की कोशिश की, यह मुझको कुछ मजाकिया लग रहा है। इतना कहने के बाद डेविल सागर की गर्दन पर अपनी पकड़ और मजबूत करता है, जिस वजह से सागर छटपटाना लग जाता है। लेकिन आरव सागर को किसी बैग की तरह उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है। वहां पर मौजूद सभी लोग डेविल की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि डेविल उनके प्लान के बारे में पहले से ही जानता होगा। उन सभी को लग रहा था कि उन्होंने अपना सभी कार्य सोच समझकर किया हुआ है और उनके प्लान के बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं है। लेकिन अब उन्हें पता चल रहा था कि उन्होंने अपने दुश्मन को कम समझने की बहुत बड़ी गलती कर दी थी। डेविल इस समय उनके सामने उनकी मौत बनकर खड़ा था और वह कुछ नहीं कर सकते थे। डेविल अपने हाथ को अपने चेहरे के पास लेकर जाता है और अपने मास्क को पकड़ते हुए उसे हल्का हिलाकर अपने चेहरे से हटा देता है। अचानक से मास्क के हटने के तुरंत बाद सभी लोग डेविल का असली चेहरा देखते हैं। लेकिन वहां पर मौजूद सभी लोग डेविल का असली चेहरा देखकर हैरान हो गए थे। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना खतरनाक आदमी एक नौजवान लड़का होगा। उस लड़के का चेहरा देखने में काफी सुंदर था, लेकिन उस लड़के के चेहरे के ऊपर इस समय कठोर भाव थे और उस लड़के की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। ये लड़का और कोई नहीं आरव था। आरव धीरे धीरे अपने कदमों से सागर सहरावत के पास जाता है। आरव सागर को अपने गुस्से भरी नजरों से देखने लग जाता है। आरव को अपनी तरफ ऐसे देखता देखकर ही सागर को अपने शरीर पर भारी दबाव महसूस होने लग जाता है। सागर की ताकत कोई मजाक नहीं थी, वह शरीर मंडल का योद्धा था। लेकिन शायद उसने इस बार किसी गलत इंसान को नाराज करने की हिम्मत कर दी थी। आरव के पास इतनी ज्यादा शक्ति थी कि वह अपनी मौजूदा शक्ति से अग्निमंडल के योद्धा को भी जान से मारने की ताकत रखता था। फिर तो ये सिर्फ एक शरीर मंडल का योद्धा था जो उसके सामने किसी चींटी से कम नहीं था। आरव सागर को उसकी गर्दन से पकड़ता है और उसे ऐसे ऊपर उठा लेता है जैसे किसी हल्के सामान को उठा रहा है। सागर को ऊपर उठने की वजह से सागर का शरीर जमीन से 2 फीट ऊपर उठ चुका था। आरव अपने दूसरे हाथ में मौजूद बंदूक को जमीन पर फेंक देता है और दूसरे हाथ से सागर का गिरेबान पकड़कर फाड़ देता है। आरव के हल्के से जोर लगाने से ही सागर का पूरा शर्ट फट जाता है। आरव यहीं पर ही नहीं रुकता, आरव सागर के पहने हुए हर कपड़े को उसके शरीर से अलग कर देता है। आरव अपनी गहरी आवाज में एक बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहता है, वीडियो बनाओ। इतना कहने के बाद आरव अपने एक बॉडीगार्ड से उसका चाबुक ले लेता है और चाबुक से सागर के ऊपर बेरहमी से हमला करने लग जाता है। आरव के हर हमले पर सागर जोर से चीख और चिल्ला रहा था। कुछ ही हमले में सागर बेसुध होकर जमीन पर गिर जाता है। सागर के बेहोश होने के बाद आरव अपने एक बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है। आरव के इशारे को समझकर वह बॉडीगार्ड तुरंत सागर को उठाकर वहां से लेकर चला जाता है। सागर के जाने के बाद आरव शेरावत खानदान के सभी लोगों की तरफ देखता है। आरव की नजरों को अपने ऊपर महसूस कर सभी लोगों के माथे से पसीना आने लग जाता है। फिर आरव की नजर शेरावत खानदान के राजा ब्रह्म प्रकाश शेरावत पर जाती है। आरव ब्रह्म प्रकाश सहरावत की तरफ देखते हुए कहता है, बुरे इंसान, तुम्हारी चमड़ी वाकई में बहुत मोटी है। तुमने एक बार पहले भी मुझसे अपनी जान की भीख मांगी थी, लेकिन उस समय तुम्हें माफ करना शायद मेरी बहुत बड़ी भूल थी। लेकिन आज मैं उस भूल को सुधार दूंगा। तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। पहले या तो तुम अपने घुटनों के बल बैठकर मुझसे मौत की भीख मांगो जिससे मैं तुम्हें आसान मौत दे दूं और तुम्हारे परिवार को छोड़ दूं, और दूसरा अपने पूरे परिवार को अपनी आंखों के सामने मौत के घाट उतरता देखो। आरव की बातों को सुनकर साफ साफ पता चल रहा था, अगर ब्रह्म प्रकाश शेरावत ने उसकी बात नहीं मानी तो वह दूसरे ऑप्शन को प्रेफर करते हुए शेरावत खानदान के हर इंसान को मौत के घाट उतार देगा। और अभी थोड़ी देर पहले ही उन सभी ने इस नौजवान लड़के यानी डेविल की बेरहमी को देखा था। उन सभी को ये तो पता था कि यह इंसान ब्रह्म प्रकाश शेरावत को मारकर सागर के साथ कुछ ऐसा करेगा जिसे सोचने से ही किसी की भी रूह कांप जाए। वैसे शेरावत खानदान के लोगों ने बहुत बार दिल्ली के अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाले डेविल का नाम सुना था, लेकिन आज उस शख्सियत को अपनी आंखों से देखने के बाद सभी लोगों की आंखों में उसके लिए डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उनमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि दिल्ली के अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाला डेविल हिमाचल प्रदेश के अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करने वाले शेरावत खानदान, जिसको सभी स्टेट प्रिंस भी बोलते हैं, उनको तहस नहस करने की ताकत रखता है।